हेलो स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 4 पादप जनन की विशिष्ट विधियां के बारे में स्टडी करेंगे। इससे पहले के लेक्चर्स में हम चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 3 को कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज का हमारा नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर नंबर 4 पादप जनन की विशिष्ट विधियां। इन विधियों में हमने पिछले चैप्टर्स के अंदर पढ़ा था कि पौधों के अंदर कायिक जनन और लैंगिक जनन पाया जाता है। पिछले चैप्टर्स के अंदर हम ये स्टडी कर चुके हैं, पौधों में कायिक जनन और लैंगिक जनन उपस्थित होता है। लेकिन कभी कभी कुछ पौधों के अंदर निषेचन की क्रिया के बिना ही, यानी पौधों में निषेचन नहीं होगा, निषेचन की क्रिया के बिना ही नया पौधा विकसित हो जाता है। कायिक जनन लैंगिक जनन होता है, लेकिन कभी कभी कुछ कायिक जनन के बारे में हम सबको पता है, पौधे के किसी भाग से नया पौधा उत्पन्न होगा। लैंगिक जनन के बारे में हम पढ़ चुके हैं, जिसमें नर युग्मक और मादा युग्मक आपस में मिलकर युग्मनज बनाते हैं। युग्मनज से भ्रूण बनता है, भ्रूण से फिर आगे नए पौधे का बीज का विकास होता है, फिर नए पौधे का विकास होता है। लेकिन कभी कभी कुछ पौधों के अंदर निषेचन की क्रिया के बिना ही नए पौधे का विकास हो जाता है। तो इस तरह की विधियों को पादप जनन की विशिष्ट विधियां कहते हैं। ऐसी विधि जनन की जिसमें निषेचन के बिना ही नए पौधे का विकास हो जाए, उसे पादप जनन की विशिष्ट विधि के नाम से जाना जाता है। तो इसकी सिंपल सी डेफिनेशन ये है विशिष्ट विधियों की: पौधों में जनन की ऐसी विधियां जिनमें निषेचन के बिना ही नए पौधे का विकास होता है, पादप जनन की विशिष्ट विधियां कहलाती है। पादप जनन की विशिष्ट विधियों को प्रमुख रूप से 4 भागों के अंदर बांटा गया है। इसमें सबसे फर्स्ट विधि है असंग जनन, सेकंड विधि का नाम है अनिषेक बीजता, थर्ड विधि का नाम है सूक्ष्म प्रवर्धन, और फोर्थ विधि का नाम है कायिक जनन। तो इस चैप्टर में हमें इन चारों विधियों के बारे में पढ़ना है: असंग जनन, अनिषेक बीजता, सूक्ष्म प्रवर्धन और कायिक जनन। कायिक जनन जो है उसके बारे में हम चैप्टर नंबर 1 के अंदर पूरा डिस्कस कर चुके हैं। तो मेनली हमें 3 विधियों के बारे में पढ़ना है इस चैप्टर के अंदर: असंग जनन, अनिषेक बीजता और सूक्ष्म प्रवर्धन। अब सबसे पहले यदि हम असंग जनन की बात करें तो असंग जनन को सबसे पहले तो ये ध्यान रखना है, एपोमिक्सिस भी बोला जाता है। असंग जनन जो विधि है उसे एपोमिक्सिस के नाम से भी जाना जाता है। यह जनन की ऐसी विधि है जिसमें अर्धसूत्री विभाजन तथा निषेचन नहीं होता है। इस प्रकार का मेथड या विधि है ये जिसमें अर्धसूत्री विभाजन और निषेचन नहीं पाया जाता है। तो इस प्रकार की विधि जिसमें अर्धसूत्री विभाजन और निषेचन नहीं होगा उसे असंग जनन या एपोमिक्सिस कहा जाता है। और यह असंग जनन की परिभाषा वैज्ञानिक हैंस विंकलर के द्वारा दी गई थी। ये जो परिभाषा भी हमने ऊपर पढ़ी है, इसे वैज्ञानिक हैंस विंकलर ने दिया था। इसके बाद असंग जनन को 2 प्रमुख प्रकारों के अंदर बांटा गया है। पहले प्रकार हैंस विंकलर के अनुसार है, दूसरा प्रकार प्रोफेसर पंचानन माहेश्वरी के अनुसार है। तो हैंस विंकलर के अनुसार असंग जनन प्रमुख रूप से 2 प्रकार का होता है। पहला बीजाणुद्भिद असंग जनन, दूसरा
युग्मकोद्भिद असंग जनन। जबकि पंचानन माहेश्वरी के अनुसार असंग जनन को 4 प्रकार में बांटा गया है। पहला अनावर्ती असंग जनन, दूसरा पुनरावर्ती असंग जनन, तीसरा अपस्थानिक भ्रूणता, फोर्थ कायिक असंग जनन। इसमें भी पुनरावर्ती असंग जनन को 2 भागों में बांटा गया है, जनन अपबीजाणुता, सेकंड कायिक अपबीजाणुता। तो 2 अलग अलग साइंटिस्ट के अनुसार असंग जनन के वर्गीकरण है। सबसे पहले हम हैंस बेंगलर वाला पढ़ेंगे और उसके बाद हम पंचानन माहेश्वरी वाला वर्गीकरण पढ़ेंगे या असंग जनन के प्रकारों की स्टडी करेंगे। अब सबसे पहला जो असंग जनन है बीजाणुद्भिद असंग जनन। बीजाणुद्भिद असंग जनन को ही अपस्थानिक भ्रूणता के नाम से जाना जाता है। बीजाणुद्भिद असंग जनन का ही दूसरा नाम अपस्थानिक भ्रूणता होता है। अब इसकी सिंपल सी डेफिनेशन है, जब भ्रूण का निर्माण बीजांडकाय या अद्यावरण की द्विगुणित कोशिका से होता है तो इस असंग जनन को बीजाणुद्भिद असंग जनन या अपस्थानिक भ्रूणता कहा जाता है। यानी जब भ्रूण का फॉर्मेशन निषेचन की क्रिया के बिना, अर्धसूत्रीय विभाजन की क्रिया के बिना बीजांडकाय या अद्यावरण की किसी भी द्विगुणित कोशिका से होगा तो इस असंग जनन को बीजाणुद्भिद असंग जनन या अपस्थानिक भ्रूणता कहते हैं। सेकंड टाइप युग्मकोद्भिद असंग जनन। जब भ्रूण का निर्माण अगुणित भ्रूण कोश की किसी कोशिका से होता है तो इसे युग्मकोद्भिद असंग जनन कहते हैं। यानी इस प्रोसेस के अंदर अगुणित भ्रूणकोश की किसी कोशिका में बिना अर्धसूत्रीय विभाजन और निषेचन के भ्रूण का निर्माण होगा तो उस प्रक्रिया को हम युग्मकोद्भिद असंग जनन कहते हैं। दोनों में मेन डिफरेंस अंतर याद रखना है, बीजाणुद्भिद असंग जनन में द्विगुणित कोशिका से भ्रूण का निर्माण होगा, जबकि युग्मकोद्भिद असंग जनन में अगुणित कोशिका से भ्रूण का निर्माण होता है। इसके बाद युग्मकोद्भिद असंग जनन को भी 2 प्रकार के अंदर बांटा जा सकता है। इसका फर्स्ट प्रकार अनिषेक जनन कहलाता है और इसका सेकंड प्रकार अपयुग्मन कहलाता है। फर्स्ट टाइप को अनिषेक जनन, सेकंड टाइप को अपयुग्मन कहते हैं। तो अनिषेक जनन की डेफिनेशन है, जब भ्रूण का निर्माण अनिषेचित अंड कोशिका से होता है तो इसे अनिषेक जनन कहा जाता है। यानी अंड कोशिका है, उसका निषेचन नहीं हुआ है और वह अनिषेचित अंड कोशिका जब भ्रूण को बना देगी तो इस प्रक्रिया को अनिषेक जनन कहते हैं। सेकंड है अपयुग्मन। जब भ्रूण का निर्माण सहायक या एंटीपोडल कोशिका से होता है। सहायक या एंटीपोडल कोशिका के बारे में हम पहले स्टडी कर चुके हैं। भ्रूण की संरचना जब हमने पढ़ी थी तो सहायक या एंटीपोडल कोशिका के बारे में हमने स्टडी की थी। तो जब भ्रूण का निर्माण सहायक या एंटीपोडल कोशिका से होगा तो उस प्रक्रिया को अपयुग्मन के नाम से जाना जाता है। तो ये दोनों प्रकार का जो असंग जनन है हैंस बेंकलर की परिभाषा के अनुसार या हैंस बेंकलर के अनुसार है। फर्स्ट बीजाणुद्भिद असंग जनन, सेकंड युग्मकोद्भिद असंग जनन। इसके नोट्स बनाने के लिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा इस चैप्टर में पंचानन माहेश्वरी के अनुसार असंग जनन के प्रकार। तो पंचानन माहेश्वरी जो एक भारतीय वैज्ञानिक थे, उन्होंने असंग जनन को 4 प्रकार के अंदर विभाजित किया है। फर्स्ट को बोला जाता है अनावर्ती असंग जनन,
सेकंड पुनरावृत्ति या युग्मकोद्भिद असंग जनन। थर्ड अपस्थानिक भ्रूणता या बीजाणुद्भिद असंग जनन। और फोर्थ टाइप है कायिक असंग जनन। इन 4 प्रकारों के अंदर पंचानन महेश्वरी ने असंग जनन को विभाजित किया था। इसमें सबसे पहला प्रकार है अनावर्ती असंग जनन। तो अनावर्ती असंग जनन की खोज वैज्ञानिक जॉन जैनसन के द्वारा की गई थी। यानी सबसे पहले इस क्रिया का अध्ययन वैज्ञानिक जॉन जैनसन ने किया था। अनावर्ती असंग जनन को भी हम आगे 2 भागों के अंदर विभाजित कर सकते हैं। अनावर्ती असंग जनन को भी 2 भागों में विभाजित किया गया है। इसके प्रथम प्रकार को अगुणित अनिषेक जनन कहते हैं। और अगुणित अनिषेक जनन की परिभाषा है भ्रूण कोश की अगुणित अंड कोशिका से निषेचन के बिना अगुणित भ्रूण का निर्माण होने की क्रिया अगुणित अनिषेक जनन कहलाती है। यानी अगुणित अनिषेक जनन की क्रिया में भ्रूण कोश के अंदर जो अंड सेल या अंड कोशिका पाई जा रही है, जो अगुणित संरचना है, वो निषेचन की क्रिया के बिना भ्रूण का निर्माण करेगी, जो भी एक अगुणित संरचना होगी। तो भ्रूण कोश की अगुणित अंड कोशिका से निषेचन के बिना अगुणित भ्रूण के निर्माण की क्रिया को अगुणित अनिषेक जनन कहते हैं। सेकंड अगुणित अपयुग्मन। अंड कोशिका के अतिरिक्त भ्रूण कोश की अन्य कोशिका से निषेचन के बिना भ्रूण का निर्माण होने की क्रिया अगुणित अपयुग्मन कहलाती है। अगुणित अपयुग्मन में अंड कोशिका का उपयोग नहीं होगा, जबकि भ्रूण कोश की अन्य कोशिकाएं जैसे सहायक कोशिका हो सकती है, एंटीपोडल कोशिका हो सकती है, तो उन कोशिकाओं से निषेचन की क्रिया के बिना भ्रूण का निर्माण होना अगुणित अपयुग्मन कहलाता है। अगुणित अनिषेक जनन सामान्यतः पौधों में पाया जाता है, सभी पौधों के अंदर ये उपस्थित हो सकता है, जबकि अगुणित अपयुग्मन की क्रिया धतूरा और मक्का 2 पौधों के अंदर प्रमुख रूप से दिखाई देती है। एक धतूरे के पौधे के अंदर, दूसरी मक्का के पौधे के अंदर। तो इन दोनों के अंदर डिफरेंस ये है, अगुणित अनिषेक जनन में अंड सेल से भ्रूण का निर्माण होगा, जबकि अगुणित अपयुग्मन में अंड कोशिका के अतिरिक्त भ्रूण कोश की अन्य कोशिकाओं से भ्रूण का निर्माण होता है। तो इन दोनों में मेन डिफरेंस है। इसमें अंड कोशिका का उपयोग करके भ्रूण का निर्माण किया जाता है, इसमें अंड कोशिका के अतिरिक्त भ्रूण कोश की अन्य कोशिका का उपयोग करके भ्रूण का निर्माण किया जाएगा। इसके बाद सेकंड जो टाइप है असंग जनन का, माहेश्वरी के अनुसार पुनरावर्ती असंग जनन या युग्मकोद्भिद असंग जनन। अब पुनरावर्ती असंग जनन क्या है? अर्धसूत्री विभाजन के अपूर्ण रहने के कारण मादा युग्मकोद्भिद में गुणसूत्रों की संख्या मात्र पादप के समान द्विगुणित रहती है। यानी इस प्रकार की क्रिया में जो मादा युग्मकोद्भिद निर्मित होगा उसमें अर्धसूत्री विभाजन नहीं होगा। अर्धसूत्री विभाजन नहीं हुआ तो गुणसूत्रों की संख्या 2n से n नहीं हो पाती है, यानी द्विगुणित से अगुणित नहीं हो पाती है। इसलिए इस प्रकार के असंग जनन में मादा युग्मकोद्भिद में गुणसूत्रों की संख्या मात्र पादप के समान द्विगुणित होती है। जैसे यदि हम एग्जांपल लें, किसी पौधे के अंदर यदि 50 गुणसूत्र है तो मादा युग्मकोद्भिद में भी 50 या 50 गुणसूत्र पाए जाएंगे।
जबकि सामान्य कंडीशन के अंदर क्या होता है, यदि किसी पौधे में 50 गुणसूत्र है तो मादा युग्मकोद्भिद के अंदर 25 गुणसूत्र मिलते हैं। तो यही अंतर है सामान्य रूप से जनन में और पुनरावर्ती असंग जनन या युग्मकोद्भिद असंग जनन में। यहाँ मादा युग्मकोद्भिद में गुणसूत्रों की संख्या जनक पादप के समान द्विगुणित रूप में पाई जाती है। नेक्स्ट, इसे भी या पुनरावर्ती असंग जनन को भी आगे दो प्रकार के अंदर बांटा गया है। पहला जनन अपबीजाणुता और सेकंड टाइप इसका होता है कायिक अपबीजाणुता। तो जनन अपबीजाणुता में भ्रूण कोश का विकास प्रसूतक की 2n कोशिका से होता है। जो जनन कोशिकाओं का निर्माण करती है प्रसूतक कोशिकाएं, उनकी द्विगुणित कोशिकाओं से भ्रूण कोश का विकास होगा और इसके बाद भ्रूण कोश की द्विगुणित कोशिका से भ्रूण का विकास होता है। और यहाँ जो भ्रूण बनेगा वह भी द्विगुणित भ्रूण होता है। यहाँ जिस भ्रूण का निर्माण होगा वह भ्रूण द्विगुणित होगा। तो जनन अपबीजाणुता की डेफिनेशन, इस प्रकार की अपबीजाणुता में भ्रूण कोश का विकास प्रसूतक की द्विगुणित कोशिका से होता है, जिससे द्विगुणित भ्रूण कोश बनता है और इस द्विगुणित भ्रूण कोश की कोशिका से द्विगुणित भ्रूण का निर्माण होता है। इस क्रिया को जनन अपबीजाणुता के नाम से जाना जाता है। सेकंड टाइप है इसका कायिक अपबीजाणुता। जब बीजांडकाय या अध्यावरण की 2n कोशिका से भ्रूण कोश का विकास हो और इस भ्रूण कोश की 2n कोशिका से द्विगुणित भ्रूण का विकास हो, तो इस क्रिया को कायिक अपबीजाणुता कहते हैं। इसके अंदर जो भ्रूण कोश है उसके कायिक भाग की कोशिकाओं से द्विगुणित भ्रूण बनता है, इसलिए इसे कायिक अपबीजाणुता के नाम से जाना जाता है। यानी इसमें जनन अपबीजाणुता और कायिक अपबीजाणुता में डिफरेंस ये है, यहाँ जनन सेल्स का उपयोग किया जा रहा है और जनन सेल का उपयोग करके भ्रूण का निर्माण किया जा रहा है, जबकि कायिक अपबीजाणुता के अंदर कायिक सेल का या कायिक कोशिका का उपयोग किया जाता है और फिर इसके उपयोग के द्वारा द्विगुणित भ्रूण बनाया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा थर्ड टाइप अपस्थानिक भ्रूणता या अपस्थानिक भ्रूणता को बीजाणुद्भिद असंग जनन भी कहा जाता है। इसकी डेफिनेशन, जब भ्रूण का निर्माण भ्रूण कोश के बाहर स्थित बीजांड की द्विगुणित कोशिका से संपन्न होता है तो इसे अपस्थानिक भ्रूणता या बीजाणुद्भिद असंग जनन कहते हैं। अब बीजांड के अंदर द्विगुणित कोशिकाएं अन्य कौन कौन सी हो सकती है, या तो बीजांडकाय की कोशिका से भ्रूण का निर्माण होगा या अध्यावरण की कोशिका से भ्रूण का निर्माण होगा। यहाँ पर भ्रूण कोश की किसी भी कोशिका का उपयोग नहीं होगा, ना तो यहाँ पर अंड कोशिका का उपयोग होगा, ना यहाँ सहायक कोशिका का उपयोग होगा, ना यहाँ एंटीकोडल कोशिकाओं का उपयोग होगा, बल्कि भ्रूण कोश के बाहर जो बीजांड की संरचनाएं उपस्थित है, जैसे बीजांडकाय और अध्यावरण, इनकी कोशिका से भ्रूण का निर्माण होगा, जिसे अपस्थानिक भ्रूणता या बीजाणुद्भिद असंग जनन के नाम से जाना जाता है। और इस प्रकार का असंग जनन नींबू और आम के अंदर सामान्य रूप से पाया जाता है। फोर्थ टाइप है हमारा असंग जनन का कायिक असंग जनन। तो इस प्रकार की क्रिया में पादप में पुष्प के स्थान पर कायिक प्रवर्ध तथा पत्र प्रकलिकाओं का निर्माण होता है और इन कायिक प्रवर्ध और पत्र परिकाओं के अंकुरण से नए पादप का विकास होता है। यानी यहाँ कायिक संरचनाओं का उपयोग होता है जिन्हें हम पत्र प्रकलिका या कायिक प्रवर्ध कह सकते हैं। पुष्प नहीं बनेगा इनमें, इन पौधों में पुष्प के स्थान पर
कायिक जनन संरचनाएं बनती हैं या पत्र प्रकलिकाएं बनती हैं, और इन कायिक जनन संरचनाओं या पत्र प्रकलिकाओं के अंकुरण से नया पौधा विकसित होता है। और इस प्रकार का कायिक असंग जनन प्याज और अगेव पौधे के अंदर पाया जाता है। तो ये प्रोफेसर पंचानन माहेश्वरी के अनुसार असंग जनन के 4 प्रकार हैं। इसके नोट्स बनाने के लिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक, असंग जनन से रिलेटेड असंग जनन का महत्व, यानी पौधों में असंग जनन किस प्रकार से महत्वपूर्ण है या कौन से लाभदायक प्रभाव असंग जनन के द्वारा पौधों में उत्पन्न होते हैं। इसमें सबसे पहला महत्व है, हमने ऊपर हम पढ़ चुके हैं कि असंग जनन की क्रिया में अर्धसूत्री विभाजन और निषेचन नहीं मिलता है। तो असंग जनन की क्रिया में अर्धसूत्री विभाजन अनुपस्थित है। अर्धसूत्री विभाजन के अनुपस्थित होने के कारण इस क्रिया में गुणसूत्रों का पृथक्करण और पुनर्योजन भी नहीं होता है, क्योंकि गुणसूत्रों का पृथक्करण और पुनर्योजन अर्धसूत्री विभाजन द्वारा होता है। लेकिन यहाँ पर अर्धसूत्री विभाजन अनुपस्थित है, इसलिए गुणसूत्र अलग नहीं होंगे और वापस पुनर्योजित नहीं होंगे। इसलिए इस क्रिया से बनने वाले जो पादप हैं वो मात्र पादप के समान होते हैं या जनक पादप के समान नए पादप हमें इस क्रिया से प्राप्त होते हैं। और ऐसे जीव जिनमें अपने जनक के समान आनुवंशिकीय लक्षण पाए जा रहे हों, एज इट इज जनक के समान आनुवंशिकीय लक्षण उपस्थित हो, उन्हें हम क्लोन कहते हैं। तो असंग जनन की क्रिया क्लोन प्राप्त करने में उपयोगी होती है। इस विधि के द्वारा क्लोन को आसानी से प्राप्त किया जा सकता है। सेकंड, असंग जनन में जितने बीजों का निर्माण होगा वो अलैंगिक जनन से निर्मित होंगे, क्योंकि यहाँ निषेचन अनुपस्थित है, अर्धसूत्री विभाजन अनुपस्थित है, इसलिए बीजों का निर्माण अलैंगिक जनन से होगा। इसलिए इन बीजों को उगाने पर भी मात्र पादप के समान संततियां या क्लोन प्राप्त होते हैं। इन बीजों को भी यदि उगाया जाएगा, असंग जनन से प्राप्त हुए पौधे के बीजों को उगाया जाता है, तो भी हमें उन बीजों से एज इट इज मात्र पादप के समान लक्षणों वाले पौधे प्राप्त होते हैं, नई संततियां प्राप्त होती है, अर्थात क्लोन प्राप्त होते हैं। तो बीजों से भी क्लोन को इस विधि के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। तीसरा, असंग जनन की विधि के द्वारा फसल के लाभदायक लक्षणों का अधिक लंबे समय तक संरक्षण किया जा सकता है। यानी जैसे किसी फसल के अंदर अधिक उत्पादन क्षमता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता अधिक है, तो असंग जनन विधि के द्वारा इन उपयोगी लक्षणों या लाभदायक लक्षणों का अनेक पीढ़ियों तक संरक्षण किया जाता है। चौथा, असंग जनन की क्रिया के द्वारा संकर बीजों का उत्पादन आसानी से किया जा सकता है। संकर बीज जो है आसानी से असंग जनन द्वारा प्राप्त किए जा सकते हैं, क्योंकि असंग जनन की क्रिया संकर पौधों के विशिष्ट लक्षणों के ह्रास को रोकती है। यानी इस क्रिया में जो संकर पौधे हैं उनमें जो विशिष्ट लक्षण पाए जा रहे हैं, उन विशिष्ट लक्षणों में होने वाली कमी या ह्रास को रोका जाता है। यानी संकर पौधों के अंदर उपस्थित विशिष्ट लक्षणों में कमी या ह्रास नहीं आता है, इसलिए इन पौधों से हम संकर बीजों का उत्पादन आसानी से कर सकते हैं। तो 4 प्रकार से असंग जनन पौधों के लिए महत्वपूर्ण होता है।